अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, आज लिक्विड का हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारी बुक में थर्ड टॉपिक का नाम क्या है? वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर हम डिफरेंट बुक उठाते हैं फेडरल की या पंजाब की, तो वहां पर वेपर प्रेशर अलग हेडिंग से लिखा हुआ है अगर आप नेशनल बुक फाउंडेशन देखें, और एवापोरेशन अलग लिखा हुआ है। हमारे यहाँ क्या किया हुआ है, वेपर प्रेशर की हेडिंग देकर उसमें एवापोरेशन भी लिखा हुआ है। मिक्सअप हो जाता है, बच्चे मिक्स कर देते हैं। मकसद कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एवापोरेशन हो चाहे वेपर प्रेशर हो, दोनों में हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस क्या होता है याद रखिएगा बच्चों। लिक्विड चेंज इनटू गैस, चाहे एवापोरेशन हो चाहे वेपर प्रेशर हो, दोनों में क्या कहते हैं, लिक्विड चेंजिंग टू गैस। ठीक है, दोनों में यही प्रोसेस है। एवापोरेशन कह दें या वेपर प्रेशर कह दें, दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है। कुछ लिक्विड तेजी के साथ स्किप हो जाते हैं, उनके लिए वर्ड क्या यूज होता है, वोलेटाइल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वर्ड मोस्टली क्या यूज करते हैं, वोलेटाइल यूज करते हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। चलिए, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई भी है हमने दोनों को कंपेयर कराने के लिए कि आपको टॉपिक समझ में आए। मैंने कहा ना, जितना अच्छा टॉपिक समझ में आएगा उतनी ही ज्यादा आपको एडवांटेज होगा, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। देखें, एवापोरेशन क्या है, इज अ प्रोसेस। एवापोरेशन प्रोसेस है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, in which liquid molecule escape from the surface. Liquid molecule escape from the surface. सही है, सरफेस से मॉलिक्यूल क्या हो जाए, स्किप हो जाए। एवापोरेशन तो बच्चों को वैसे भी पता है, एक ग्लास पानी है, डाउनवर्ड फॉल कर दें, उसको गिरा दें, थोड़ी देर के बाद देखें क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, ड्राई होता है ना। ये तो घरों में देखते हैं, वॉशिंग करते हैं घर में, धुलाई वगैरह करते हैं फर्श वगैरह की, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है ना, ड्राई हो जाता है। क्या हुआ, वो सारा पानी क्या हो गया, एवापोरेट हो गया। तो मैं कह सकता हूं एवापोरेशन की, अगर ये डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं बच्चों, जरूरत ही नहीं है एवापोरेशन या वेपर प्रेशर। डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। ये जो मैंने लिखी है, इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस, ये कह दें या ये कह दूं मैं, लिक्विड वेपोराइज बाय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। लिक्विड, यस नोट करें, लिक्विड वेपोराइज बाय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से क्या हो, वेपोराइज होना शुरू हो जाए, इसको क्या कहते हैं, यस एवापोरेशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर, एक होता है एवापोरेशन, एक होता है वेपोराइजेशन। नोट करें बातों को, वेपोराइजेशन क्या होता है, छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे। एवापोरेशन तो सर पता चल गया कि पानी हमने यहां फेंका है, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही ड्राई हो रहा है। या तो ये डेफिनेशन या मैंने दूसरी बताई, दोनों अप्लाई कर दें। लेकिन वेपोराइजेशन क्या होता है, आखिर एवापोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या फर्क है बेटा? वेपोराइजेशन में भी क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन फर्क क्या है पता है? नेचुरल हीट की वजह से, नेचुरल टेम्परेचर की वजह से खुद से वो वेपोराइज हो जाए, उसको नाम देते हैं एवापोरेशन। लेकिन अगर वाटर को ले जाके बर्नर पे रख दो, वाटर को ले जाके बर्नर पे रख दो, बर्नर की हीट से भी तो क्या होगा, वेपोराइज होगा ना। इस प्रोसेस के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है वेपर, इस प्रोसेस के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है वेपोराइजेशन। क्या कह रहे हैं, वेपोराइजेशन। नेचुरल हीट की वजह से गैस में आ रहा है एवापोरेशन, लेकिन आर्टिफिशियल हीट की वजह से वो कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वेपोराइजेशन। बात समझ में आ गई? बहरहाल, अच्छा देखें, एवापोरेशन मैंने आपसे क्या कहा, द प्रोसेस इन विच लिक्विड मॉलिक्यूल स्किप फ्रॉम द सरफेस, सरफेस के मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल स्किप हो जाएं। बात समझ में आ रही है? नंबर 2, मैंने आपसे दूसरी डेफिनेशन क्या कही बेटा, लिक्विड वेपोराइज बाय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एवापोरेशन। अच्छा, एक चीज ये देखें, वेपर प्रेशर, इसको भी देखें, है इसका मतलब भी यही कि लिक्विड चेंजिंग टू गैस है, ये भी यही प्रोसेस। लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, वेपर प्रेशर ही है।
लेकिन मैंने फिर भी एवापोरेशन को अलग करके लिखा, वेपर प्रेशर को अलग करके लिखा, थोड़ा सा फर्क है। वेपर प्रेशर के लिए हम कह रहे हैं प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर, सही है, इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स लिक्विड स्टेट्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। फिर सुने बेटा, द प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर्स, प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर वेपर्स कहां से आए? हाँ ये बात तो सही है। अगर हम कहें बेटा ये ओपन कंटेनर है, इसमें अगर हमने लिक्विड रखा हुआ है तो ये लिक्विड्स तो डायरेक्ट वेपर्स बन जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको कैप लगा दूं, बंद कर दूं, तो लाजमी सी बात है लिक्विड क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनेंगे ना, गैस में कन्वर्ट हो गए, मतलब सही है, किस में कन्वर्ट हो गए? गैस में। अब ये बाहर तो नहीं जा सकते, ये गैस मॉलिक्यूल कहां से बाहर जाएंगे? ये तो कैप है। लाजमी सी बात है क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि वेपर्स गैस है ना, गैस क्या एक्सर्ट करती है बच्चों? प्रेशर एक्सर्ट करती है, सही है। किस पर एक्सर्ट करेगी? वापस लिक्विड पर, मतलब ये दोबारा से रिवर्स होंगे, और रिवर्स होने के बाद अगेन लिक्विड बन जाएंगे। इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे बेटा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, बात समझ में आ गई? तो एवापोरेशन और वेपर प्रेशर में क्या कह रहे हैं हम? दोनों में क्या कर रहे हैं? लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस में। लेकिन एक जगह पर हमने, मतलब एवापोरेशन का मतलब हमने वहां कंटेनर ओपन किया हुआ है, मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब स्किप हो गए। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर हम कैप लगा देंगे कंटेनर पर तो मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं हो सकते। अगर मॉलिक्यूल एस्केप नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में, और इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? कंडेंसेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा तो बच्चों एक चीज और, एवापोरेशन, क्या मैं कह सकता हूं एवापोरेशन का अपोजिट कंडेंसेशन है? बिल्कुल है। अपोजिट क्या है इसका? कंडेंसेशन है। और कंडेंसेशन किसको कहते हैं बेटा? याद रखिएगा, लिक्विड चेंज इनटू गैस एवापोरेशन, या फिर आपने वेपर प्रेशर कहा था, ठीक है। और गैस चेंज इनटू लिक्विड क्या कहलाएगा बेटा? कंडेंसेशन। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है, नोट कर लें। नंबर 3, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? बिल्कुल है। याद रखिएगा एवापोरेशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? कंडेंसेशन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा और कुछ कह सकते हैं इसमें? और कोई एमसीक्यूज निकालें? बिल्कुल, इट इज एन एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाजमी सी बात है बेटा, अगर हमने एक गिलास पानी डाउनवर्ड गिराया है, नीचे फेंका है, या हमने एक ओपन कंटेनर में पानी है, वो एटमॉस्फेरिक हीट को अपने अंदर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करना मतलब एंडो मींस इन, हीट एब्जॉर्ब होगी जब तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? स्किप होंगे। वेपराइज कब होंगे? जब वो एटमॉस्फेरिक हीट को अपने अंदर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। तो एक चीज ये भी क्लियर हो गई, कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है, ठीक है। नंबर 4, एक और एमसीक्यूज निकालते हैं। इट इज कूलिंग प्रोसेस। क्या है बेटा? कूलिंग प्रोसेस किसको कह रहे हैं? याद रखना, यस लाजमी सी बात है, जब एटमॉस्फेरिक हीट को अपने अंदर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये खुद क्या हो जाएंगे? कूल्ड हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर हीट को अपने अंदर क्या करेंगे? जब एब्जॉर्ब करेंगे तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा हमारा? कूल हो जाएगा ना। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? कूलिंग प्रोसेस हुआ है। पॉइंट इस तरह निकाले जाते हैं एमसीक्यूज के लिए। पढ़ने का तरीका ये रखें कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एवापोरेशन में क्या हो रहा है? एवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है? अच्छा बुक में तो बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ, आप देखिएगा 2 पैराग्राफ हैं, उसी में कंडेंसेशन भी एक्सप्लेन कर दिया, वेपर प्रेशर भी कर दिया, एवापोरेशन भी कर दिया। एवापोरेशन में सिंपल का मॉलिक्यूल्स का एस्केप हो जाना बाहर, कैप लगा देते हैं तो वेपर प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब वेपर्स बनेंगे तो वो प्रेशर जनरेट करेंगे, वापस वो कंडेंस होके
लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा बहरहाल एक चीज कल भी मैंने आपसे नहीं डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, विस्कोसिटी को फाइंड करने के लिए कौन सा मीटर यूज होता है? विस्कोमीटर। ठीक है, वेपर प्रेशर को फाइंड करने के लिए बेटा याद रखिएगा बैरोमीटर। ठीक है, और वेपर प्रेशर का यूनिट भी वही होगा जो हम कहते हैं पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है ये तो, या वही जो प्रेशर के यूनिट्स होंगे वही यूज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, बैरोमीटर याद रखिएगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, कुछ फैक्टर्स भी हैं, आपको फैक्टर्स का पता हो। फैक्टर्स हम क्या करें, हम पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे, और शॉर्ट कर देता हूं, फेडरल वाली चीजें भी ऐड कर देता हूं। एवापोरेशन बच्चों याद रखना, यहां पे लिख के दे रहा हूं आपको, टॉपिक आसान हो जाए। देखें नोट करिएगा, एवापोरेशन बेटा फैक्टर याद रखिएगा। नंबर 1 हम लिख लेते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Number 2, viscosity. Number 3, जी, temperature. नंबर 4 सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया जो है ना ये भी फेडरल की बुक में है, तो मैं आपको दोनों तरह से पढ़ा रहा होता हूँ और शॉर्ट करके ही पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी तो लिख नहीं रहे ना बच्चों, सबसे आसान काम हो गया। जिसने फर्स्ट ईयर जिसकी वीक दी है मसला हल हो गया। लेक्चर अच्छी तरह सुन ले, थ्योरी की जरूरत ही नहीं है हमें। क्या करेंगे थ्योरी का इंट्रोडक्शन के अंदर, काम ही नहीं है, फॉर्मूले में कर दिया। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एवापोरेशन क्या कहते हो बच्चों, क्या होना चाहिए? इनवर्स। क्या है? इनवर्स। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इतनी जल्दी मॉलिक्यूल जो है वो स्किप नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा हुआ होगा। विस्कोसिटी ज्यादा होती है जब भी एवापोरेशन क्या होगी? कम। फॉर्मूला नोट कर लें बेटा, सबसे आसान काम हो गया। अंडरस्टूड है? ऑयल एंड वाटर में जल्दी एवापोरेट कौन होगा? वाटर, क्योंकि विस्कोसिटी कम है। ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा है। पेट्रोल वैसे वोलेटाइल के लिए वर्ड यूज हो रहा है, कर लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए। पेट्रोल और वाटर, एक्सपेरिमेंटली एक गिलास पेट्रोल को यूं फेंक के देखें, एक गिलास पानी को फेंक के देखें, जल्दी से एवापोरेट कौन होगा? पेट्रोल होगा ना, क्योंकि विस्कोसिटी उसकी क्या है? वाटर से कम है। विस्कोसिटी कम होगी, एवापोरेशन ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन और बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले में कर लें पूरा टॉपिक। दो काम कर रहे हैं, आपकी बुक से ज्यादा पढ़ रहे हैं और उसको शॉर्ट करके लिख रहे हैं, एज अ फॉर्मूले में लेकर आ रहे हैं चीजों को। क्योंकि थ्योरीज में अगर आप फेडरल की बुक भी पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ेंगे, थक जाएंगे थ्योरी पढ़ पढ़ के। तो इतना पढ़ते तो आज पता नहीं कहां पहुंच जाते, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, भाई आप देखें ना, ये तो नॉर्मल सी एग्जांपल है। गर्मियों में अगर पानी का हम वॉशिंग करते हैं, सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में पानी जल्दी से ड्राई हो जाता है, क्यों? यस, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे जब भी एवापोरेशन बढ़ जाएगी बेटा, याद रखिएगा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे जब भी एवापोरेशन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब एवापोरेशन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, याद रखना। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। ये मैं एमसीक्यू सब आपको बोर्ड पे अभी नहीं कराऊंगा, सारे तो मैंने बता दिए, सारे फैक्टर्स आपको यही समझा दी, जरूरत ही नहीं है। कंपेयर कर लेना, बुक से ज्यादा पढ़ा है हमने ये, लेकिन शॉर्ट करके। ठीक है, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड है। अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, भाई गिलास में पानी है, सही है, फैला दो उसको, जमीन पे गिरा दो, कितना सरफेस एरिया दे दिया उसका, जल्दी ड्राई हो जाएगा। ग्लास में इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा। ठीक है, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एवापोरेशन भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। बहरहाल, अच्छा इसको भी पढ़ लेते हैं। आप बोलेंगे बुक में तो एक ही लिखा हुआ, लेकिन मैं अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं, रिलैक्स होकर पढ़ें, कोई मसला नहीं। ये भी सेम ही रहेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वेपर प्रेशर क्या होगा, याद रखना। अच्छा यूं भी समझ लें, जो लिक्विड जल्दी से वेपोराइज हो, और आसान कर दूं, जो लिक्विड जल्दी से वेपोराइज होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाई वेपर प्रेशर।
जो लिक्विड देर से वेपोराइज होगा उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लो वेपर प्रेशर। आइंदा के बाद याद रखना ये, जो लिक्विड जल्दी वेपोराइज हो हाई वेपर प्रेशर, जो देर से वेपोराइज हो उसके लिए वर्ड यूज होगा लो वेपर प्रेशर। बात समझ आ रही है? समझ आ गई? जो लिक्विड जल्दी वेपोराइज हो, मिसाल के तौर पे मैंने कहा ना पेट्रोल एंड वाटर, पेट्रोल और वाटर में जल्दी वेपोराइज कौन होता है? पेट्रोल ना। तो पेट्रोल के लिए वर्ड क्या यूज होगा? हाई वेपर प्रेशर। वाटर के लिए वर्ड क्या यूज होगा? लो वेपर प्रेशर। तो देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जितनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। सही है? तो इनवर्स हो गया वेपर प्रेशर के। विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो वहां भी वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वेपर्स बनेंगे ही कम तो प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो। लेकिन इस चक्कर में ना पड़े ना कि वेपर्स कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे। मैंने आपको क्या कहा? बहुत आसान सी बात, शॉर्ट कर दिया। जो जल्दी से वेपोराइज होता है उसका वेपर प्रेशर हाई है, जो देर से वेपोराइज होता है उसका वेपर प्रेशर लो है। इस चक्कर में पड़े ही ना कि प्रेशर एक्सर्ट होगा, या छोड़ दें, आसान कर लेते हैं। आपको इंट्रो टेस्ट में याद रहे, एमसीक्यूज करना है, किसी को पढ़ाना या लिखना नहीं है। बहुत ही सिंपल, मैंने क्या कहा? जो लिक्विड जल्दी से वेपोराइज हो जाए उसके लिए वर्ड हाई वेपर प्रेशर, जो देर से वेपोराइज हो लो वेपर प्रेशर। पेट्रोल जल्दी से वेपोराइज होता है हाई वेपर प्रेशर, पानी देर से होगा तो लो वेपर प्रेशर। जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, लाजमी सी बात है, वो देर से वेपोराइज होगा, मतलब उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम, मतलब इनवर्स। टेम्परेचर तो बेटा आपको पता ही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर्स जल्दी बनेंगे, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर। ठीक है, अंडरस्टूड है ना? कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स से जो वेपर्स बनेंगे वो कम बनेंगे। जब वेपर्स ही कम होंगे तो प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे। लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़े, हमने सिंपल कह दिया जो लिक्विड जल्दी से वेपोराइज होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो देर से वेपोराइज होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो बेटा ये पूरा लेक्चर जो है आपका एमसीक्यूज बना दिया मैंने फॉर्मूले में लिखकर। आप एक एक दफा ये फॉर्मूलास पढ़ लेंगे, पूरे लेक्चर को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। एक दफा खुद रीड कर लें फॉर्मूले से कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सोचें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो एवापोरेशन क्या होगा? कम होगा। ये सोचें। और एवापोरेशन के लिए मैंने क्या कहा? कंटेनर ओपन हो। अगर वेपर प्रेशर करना चाहते हैं कंटेनर क्लोज कर दें कि वेपर्स जो हैं वो क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और कंडेंसेशन हो जाएगी। लेकिन चाहे एवापोरेशन हो चाहे वेपर प्रेशर हो क्या रहा है? लिक्विड चेंज इनटू गैस, एक ही बात है। और गैस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, अपोजिट है। बहरहाल ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग। ठीक है, देखें बॉइलिंग भी आपको पता है। यहां पर हम क्या करें? अगर लिक्विड को बॉईल करेंगे तो यहां पर भी स्टेट्स उसकी चेंज ही हो जाएगी। लिक्विड किस में चेंज होगा? गैस में। लेकिन बॉइलिंग से पहले मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या कहते हैं? सिंपल लिक्विड वेपर प्रेशर, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड बॉइलिंग। सिंपल लिख रहा हूं बेटा। जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर है लिक्विड का, वेपर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। वो हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके इक्वल हो जाए तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखना, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब तो ये हुआ, फिर तो मैं ये कह सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल ठीक है, समझ आ रही है? बॉइलिंग पॉइंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल ठीक है। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज भी हो सकता है। कब? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो। इसके एक एग्जांपल आपको दूं। बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं 100 सेंटीग्रेड है नॉर्मली हम जो काउंट करते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें वहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 68 सेंटीग्रेड। 68 क्यों हुआ भाई? इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो बहुत ही हाइट पर है। ऐसे ही कह रहे ना, जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे गैसेस का अमाउंट कम होता जाता है। जब गैसेस का अमाउंट कम होता जाएगा मतलब उनका प्रेशर भी कम होगा, मतलब हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने आपसे क्या कहा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और भी मैंने आपसे क्या कहा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली क्या होता है? 100 सेंटीग्रेड है। ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट में पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 68। क्यों? माउंट एवरेस्ट एक हाइट वाली जगह है। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं गैसेस का अमाउंट कम होता जा रहा है। ऐसा ही है ना, ज्यादा हाइट पे ना चले जाना, गैस का अमाउंट ही खत्म हो जाएगा, फिर गैस सांस ही नहीं आएगी। जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं गैसेस का अमाउंट कम होता जाएगा, और गैसेस का अमाउंट कम हो रहा है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, इसलिए 68 होता है। जब भी तो कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर हाइट पर कुकिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हाइट पर हम जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और कम बॉइलिंग पॉइंट पर कुकिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहां जाके कुकिंग करेगा कौन? कौन समझाए इन केमिस्ट को, साइंटिस्ट को कि वहां जाके कुकिंग करनी किसने? यहां पे बड़ी मुश्किल से होती है। बहरहाल, अच्छा, अगर प्रेशर कुकर की बात करें तो हम क्या करते हैं? वहां पर आप प्रेशर क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर लेते हैं? 120 कर देते हैं। तो कुकिंग क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। ऐसे ही प्रेशर कुकर से आप क्या करते हैं? प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। सही है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो कुकिंग और आसान हो जाती है। क्लियर हो गई बात? ये नंबर 1, इसका मतलब बॉइलिंग किस पर डिपेंड करती है? याद रखना। नंबर 1 क्या कहा मैंने आपसे? यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर 2 बेटा, विस्कोसिटी। फॉर्मूले में लिख रहा हूं, जरूरत ही नहीं है इसको भी टॉपिक को थ्योरी लिखें। मैं शीट बेटा आज आपको शीट इसकी भी मिल जाएगी। आज आपको एक साथ शीट्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे कि 10 शीट्स हो चुकी हैं, 9 जो भी हो गई हैं आपके पास, तो 11, 12, 13 तक आपको मिल जाएं शीट्स। देखिएगा इसको। विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट के, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा लिक्विड विस्कस होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? और नंबर 3 यहां पर एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे आपसे कहूं बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बॉन्डिंग की जगह उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि अगर लिक्विड्स में, याद रखिएगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। बात समझ आ रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? 2-3 MCQs यहां पर मैं लिखता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आए। क्लियर है? इसको मिटा देता हूं, MCQs लिखता हूं बेटा। देखें इधर, वैसे बच्चों शीट में MCQs हैं, लेकिन कुछ MCQs कर लें, थोड़ा सा आइडिया हो जाए चीजों का। वैसे तो शीट्स में होंगे, ये वाले नहीं है जो शीट्स में आपको दिए हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। 2 ग्राम ग्लूकोज आर एडेड इन वाटर। सही है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। 2 ग्राम ग्लूकोज एडेड इन वाटर। अच्छा बेटा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 होता है ना। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 सेंटीग्रेड होता है। तो नॉर्मली 100 होगा ना। क्या सोचते हैं? 2 मिनट वीडियो को रोक के सोचें क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, 96 हो, 60 हो, 102 हो, क्या कहते हैं? आया कोई बात जहन में? आई नहीं आ रही है? ठीक है,
102 होगा। कल वाला क्वेश्चन मैंने दिया जो विस्कोसिटी में समझाया था मैंने, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 ग्राम ग्लूकोज, जब हमने ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, बड़ी विस्कोसिटी। भाई विस्कोसिटी बढ़ी मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा, मतलब अब 100 तो नहीं होगा, 100 से ज्यादा ही होगा बॉइलिंग पॉइंट, और 100 से ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन था, कम वाले 2 थे, एक 100 था, ये तो होगा ही नहीं, 100 से ज्यादा वाला ऑप्शन एक ही होगा। अच्छा, इस तरह के एमसीक्यूज को देख के बच्चे कहते हैं कि नहीं सर बॉइलिंग पॉइंट तो आते हैं, पूरा टेबल याद करो। टेबल याद नहीं करना होता कोई भी भाई, जो बुक में लिखे होते हैं वो याद करने होते हैं, जो टेबल में होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करने होते, वो नहीं याद करते, हम यहां पर सिर्फ बुक वाले याद करते हैं, ठीक है। और ये तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल था। और एक बात बच्चों हमेशा लाइफ में याद रखना, लिख के दे रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ये भी एक फॉर्मूला लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमेशा मिक्सचर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, मिक्सचर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू मिक्सचर। मिक्सचर जो है पानी था ना, पानी सॉल्वेंट है, अब अगर आप मिक्सचर बना रहे हो उसमें सॉल्ट डाल रहे हो, ग्लूकोज डाल रहे हो, शुगर ऐड कर रहे हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट अंडरस्टूड ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नंबर 2 इसी तरह का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट आपको हाई लगता है? 5 ग्राम NaCl in 100 ml water, 10 ग्राम NaCl in 100 ml water, 20 ग्राम NaCl in 100 ml water, 25 ग्राम NaCl in 100 ml water। क्या कहते हो यहां पर? सब में NaCl ही है कॉमन, सब में 100 ml वाटर ही है कॉमन, फिर फर्क क्या हुआ ग्राम का? तो अंडरस्टूड है जितने ग्राम ज्यादा होंगे उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ये भी 25 पे रहेगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? और एक चीज और याद रखिएगा, ये हम कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से बताओ लो बॉइलिंग पॉइंट किसका है? पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का। चारों ऑप्शन मेंबर किसके हैं? अल्केन के ही हैं। चारों मेंबर किसके हैं? अल्केन के ही मेंबर हैं। अल्केन है ना, चारों में हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था बेटा याद रखिएगा, अल्केन के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, सही है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, ये अल्केन के लिए बता रहा हूं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथेन, ईथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन, ब्यूटेन से ज्यादा पेंटेन, पेंटेन से ज्यादा हेक्सेन, हेक्सेन से ज्यादा हेप्टेन, हेप्टेन से ज्यादा ऑक्टेन, ऑक्टेन से ज्यादा नॉनेन। तो ज्यादा तो ऑक्टेन का हुआ, कम किसका हुआ? पेंटेन, डेंसिटी कम है। फॉर्मूला नोट कर लें, रटे नहीं लगाए, फॉर्मूला लिखवा दिया, जान छुड़ गई। ये फॉर्मूला अल्कीन पे भी लगा देना, सही रहेगा, अल्काइन पे भी लगा देना, यही चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और एमसीक्यूज लिखा है, कंपाउंड ए, कंपाउंड ए कोई भी हो सकता है, हैव हाई वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू द कंपाउंड बी। कंपाउंड ए और बी है, जिसमें कह रहा है ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे? बी से। विच स्टेटमेंट करेक्ट? लिखते हैं ऑप्शन ए सही है, बॉइलिंग पॉइंट ए ग्रेटर देन बी, boiling point A less than B, boiling point A is equal to B, और D होगा boiling point A, चले हम ऐसा कर लेते हैं, D लिख देते हैं not, ठीक है। क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, अभी क्या कहा था, किससे? बी से। जो लिक्विड जल, मैं कहूंगा आप मुझे सॉल्व करके दिखाना, लेकिन मैं कह इसलिए नहीं, आप फिर उलझ जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। सोचें जरा, जो लिक्विड जल्दी से वेपराइज हो रहा मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जो देर से हो रहा है उसका वेपर प्रेशर कम। सपोज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ए जो है वो पेट्रोल है, बी जो है वो पानी है। जब भी ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है और बी का वेपर प्रेशर कम है, सपोज कर लेते हैं, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा
वो ऑलरेडी जल्दी से वेपराइज होने की सलाहियत रखता है, तो उसको तो कम हीट दोगे तो वो बॉयल हो जाएगा। मतलब ए को हमने सपोज कर लिया कि वो पेट्रोल है, बी को सपोज कर लें कि वो पानी है। तो अब पानी और पेट्रोल को जरा हीट दो, जल्दी कौन बॉयल होगा? पेट्रोल तो सेकंड्स में, थोड़ी सी हीट दोगे सारा वॉलेटाइल हो जाएगा, बॉयल जल्दी हो जाएगा। तो जिसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये भी नोट कर लेना। और जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, ये हमारी बुक में नहीं है, ये एमसीक्यूज में मिलेंगी आपको, डोगर्स, कारवान वगैरह की एमसीक्यूज बुक में मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीजें समझें भाई, जो लिक्विड पेट्रोल है ना उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो कम हीट दोगे वैसे ही बॉयल हो जाएगा। तो कंपाउंड ए जो है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना। तो ए का बी आंसर, ए इज लेस देन बी। समझ में आ गई बात बेटा? यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन करना है? ठीक, अगर हो तो मुझे फिर पर्सनली आप बता दीजिएगा। मिटा दूं सारे एमसीक्यूज, नोट कर लिए। बहुत एक बच्चे ने मुझे कहा भी था सर आप स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते, ले लें स्क्रीनशॉट, एक दफ़ा देख लें, इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ठीक है। बेटा दो छोटी छोटी सी फोर्सेस बता दूं। कल वाले लेक्चर में मैंने आपसे क्या कहा था? एडहेसिव फोर्स क्या होती है? लिक्विड मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसको क्या कहेंगे? एडहेसिव फोर्स कहा था। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग्स द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है वो क्या कहलाती है? यस, कोहेसिव फोर्स। अच्छा ये भी पढ़ लें, फेडरल की बुक में लिखा हुआ तो करवा देता हूं, खामखा परेशान हो। डायपोल फोर्स क्या होती है? ये भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। और डायपोल फोर्स किसको कहते हैं? या लाजमी सी बात है, पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स। समझे? सिंपल है, अपने वर्ड्स में याद रखें। अगर मॉलिक्यूल्स पोलर हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको कहेंगे डायपोल फोर्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लिक्विड है ना, अब पोलर क्यों होगा? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो लाजमी सी बात है क्या होगी? डायपोल फोर्सेस होगी। अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है बेटा, CH Cl3, ये भी पोलर है। एक क्लोरोफॉर्म दूसरे क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, इन फोर्सेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है यस, डायपोल फोर्स। क्लियर हो गई बात? ये लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान है। पर लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग होगी ना। जो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है उसको नाम क्या देते हैं? डायपोल फोर्सेस, ठीक है। एक ये होता है लंडन फोर्सेस, सही है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। एक लाइन में समझ लें, लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। किसके दरमियान होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, सही है। और विच इंस्टेंट अपोलर, एक सेकंड्स के लिए, एक लम्हे के लिए पोलर में कन्वर्ट होते हैं। वो कैसे, वो बात की बात है, लेकिन नॉर्मली याद रखें ये मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब क्लोरीन और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी। नियॉन और नियॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किसके दरमियान क्या कहलाएगी? लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहलाएगी। हमेशा याद रखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अच्छा अगर इसको डिटेल में आपकी कोचिंग होती ना, मैं आपको फिर पढ़ाता कि भाई अगर एक मॉलिक्यूल है, होता ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये बड़ी डिटेल में चली जाएगी बात, फिर आप बोर हो जाओगे। अब इसको छोड़ देते हैं, बस इन सिंपल याद रखिएगा लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो होती है वो किसके दरमियान होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। या समझा ही देता हूं, होता ये है जैसे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है या नियॉन का एक एटम है, ये नियॉन का दूसरा एटम है, ठीक है। हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि एक लम्हे के लिए इसका न्यूक्लियस जो है ना वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्रंट पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रंट पर आने से इसके इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन दूसरे न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन हो जाती है। इस अट्रैक्शन की वजह से लम्हे के लिए पोलैरिटी जनरेट होती है, सही है। इसके लिए यहां पर इस अट्रैक्शन को कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ये बड़ा डिटेल वाला टॉपिक है,
सिंपल यहीं पे इसको खत्म करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी लंडन डिस्पर्जन फोर्स। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है, अगर यहाँ क्योंकि हमारा टाइम कम है इसको तो कंटिन्यू करें, हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा उसके बारे में थोड़ी सी, ठीक है, परेशानी होइएगा, वहाँ भी कर लेंगे। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉलिड जो है, थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े। आपको पता है सॉलिड की डेफिनेशन, ये तो बेसिक्स आपने 9th से पढ़ी है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, पढ़ा होगा आपने। नंबर 2, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम लेकिन डेंसिटी सबसे ज्यादा। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, डेंस होता है। अच्छा, डेंसिटी से बात याद आई, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं मास पर वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम। अंडरस्टूड सी बात है, डेंस ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। हैवी है लेकिन वॉल्यूम कम है, स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम, डेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम कम। तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, डेंस ज्यादा है, हैवी है, भारी है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। अच्छा, नंबर 2 एक और चीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी बेटा? नंबर 1, कंप्रेसिबिलिटी। Number 2, yes, melting. Number 3, sublimation. Number 4, यहाँ पे लिखते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड के दरमियान स्पेस होता ही नहीं है, तो अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हो तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा। एक एक वर्ड्स में याद करें, सोचना लिखना नहीं है, बस ये खत्म। ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे एतराज कर लेंगे कि सर ये टॉपिक छोड़ा, आपने छोड़ दिया, जरूरत नहीं थी। एक एक लाइन का टॉपिक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको टाइम ज्यादा देंगे। ये तो बहुत आसान है। अंडरस्टूड है, आपको पता है सॉलिड ये मार्कर है, मैं इसको कंप्रेस करूंगा, होगा नहीं, क्या होगा, टूट जाएगा ना। और इसको नाम क्या देते हैं, अगर ये टूट जाएगा तो ये डीफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, डिफॉर्मिटी होती है। डिफॉर्मिटी का मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, फॉर्म चेंज हो जाएगी, इसको कहते हैं डिफॉर्मिटी, उसका शेप का बिगड़ जाना। सही है ना? मेल्टिंग सिंपल है, तो आपको वैसे ही याद होगा, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। अच्छा, इसके बारे में एक दो एमसीक्यूज नोट करते जाएं। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, मेल्टिंग का अपोजिट क्या होगा बेटा, जल्दी से, फ्रीजिंग। नंबर 3, मेल्टिंग जो है किस लिए यूज होती है? नंबर 3, मेल्टिंग का अपोजिट लिख लिया। मेल्टिंग करते क्यों हैं? अगर ये एमसीक्यूज लम्स के टेस्ट में आ भी चुका है बेटा, याद रखिएगा मेल्टिंग क्यों करते हैं? प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी फाइंड करने के लिए, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी फाइंड करने के लिए कि लिक्विड हमारा सॉलिड जो है प्योर है या इम्प्योर है, याद रखिएगा, इसलिए मेल्ट किया जाता है। इम्प्योरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ये भी याद रखना कि कोई भी सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 सेंटीग्रेड है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दोगे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। ये भी याद रखना, लम्स के टेस्ट में 2 दफा ये एमसीक्यूज में आ चुका है, ठीक है। एक दफा वो क्रायोलाइट वाला एमसीक्यूज आ चुका है, लम्स का एनटीएस का टेस्ट उठा के देखो कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर अगर क्रायोलाइट ऐड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। याद रखें, आपकी इंटर की बुक में भी एक जगह, दूसरी जगह भी लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। याद है आपको, सोडियम क्लोराइड डाउन सेल में लिखा हुआ है, क्या चीज ऐड करने से, कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? उसके ऐड करने का मतलब उसकी इंप्योरिटीज का कम होना। इंप्योरिटीज कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या, इंप्योरिटीज बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। अच्छा, क्या कहते हैं, मेल्टिंग जो है एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? तो बेटा मेल्टिंग जो है याद रखिएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी पूछा जा सकता है,
ठीक है। और एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छा, एक वैसे इसको थोड़ा सा फेडरल से अटैच करूं, मेल्टिंग जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? अच्छा, यहाँ पे फर्क आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ना वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस किसको कहते हैं? वो रिएक्शन जो खुद से हो जाए। जो रिएक्शन खुद से नहीं होता वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। जो रिएक्शन खुद से हो जाए वो स्पॉन्टेनियस है, जो खुद से नहीं होता, आइस खुद से मेल्ट हो जाती है मतलब स्पॉन्टेनियस है। मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड खुद से मेल्ट होगा नहीं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बात समझ में आ गई? इस चीज को भी देखना है। अच्छा, सब्लिमेशन किसको कहते हैं बेटा? सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन के अलावा नंबर 2, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। सब्लिमेशन का अपोजिट क्या होगा अगर मुझे बताएं जल्दी से? डिपोजिशन। क्या होगा? डिपोजिशन होगा। अच्छा, सब्लिमेशन एक्सो है या एंडो है? ये भी एंडोथर्मिक होगा क्योंकि हीट चाहिए सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए। कुछ सॉलिड आपको याद भी होने चाहिए कौन कौन से डायरेक्टली सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयोडीन सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में। नैफ्थलीन, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। जो बुक में है वो पढ़ना है आपने, ठीक है बच्चों। और देखें 4 चैप्टर जितना अच्छा पढ़ लें वही इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी भी। भले आराम आराम से पूरे अगस्त में खत्म हो, हमें टेंशन नहीं है। 4 चैप्टर, क्योंकि अगले 4 चैप्टर तो वैसे ही बहुत छोटे हैं। 5वां चैप्टर एक लेक्चर में, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 6ठा चैप्टर उसमें न्यूमेरिकल है, बाकी तो वो छोटा है सारा कुछ। 7वां 8वां तो ये नॉर्मल है, शुरू के 4 हैं। और हमारे पास टाइम है अभी दिसंबर का, आप इसको नॉर्मली सुकून से अच्छी तरह पढ़ पढ़ के करें। अच्छा, डिफ्यूजन की बात करते हैं। सॉलिड की जो डिफ्यूजन रेट है बहुत ही कम है। क्या बहुत सारी बुक तो कहती हैं कि डिफ्यूजन होता ही नहीं है, बहुत सारी बुक कहती है नेग्लिजिबल, बहुत सारी बुक कहती है बहुत ही नेग्लिजिबल इसका रेट मतलब स्पीड, बहुत ही कम स्पीड है। सालों में जाके अगर गोल्ड और कॉपर को साथ लगा दें या सिल्वर या एल्युमिनियम को मिला दें तो सालों में जाके एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में जाके डिफ्यूज होगा, वो भी थोड़ा सा। तो मतलब डिफ्यूजिबिलिटी सबसे कम होती है किसमें? सॉलिड में। सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैसेस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम नेग्लिजिबल स्पीड के साथ तो वो किसमें होती है? यस, सॉलिड में होती है। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो ये इंट्रोडक्शन किसका था? सॉलिड का था। क्लियर, मिटा दूं उसको, ये तो मेन टॉपिक तो है नहीं, बेसिक टॉपिक है।